हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछले कुछ परीक्षाओं में जैसे आरओ एआरओ से संबंधित हैं। यदि आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्टली रिपीट करके आने वाली परीक्षा में दे दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। जैसा कि दोस्त आप सभी लोग जानते हैं कि अनुसूची 7 में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, जिसमें से कुछ शक्तियां केंद्र को, कुछ शक्तियां राज्य को दी गई हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, अर्थात ये राज्य सूची का विषय है लेकिन इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। आर्टिकल 253 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिनमें ये अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार को कि राज्य की सूची पर अपना वह नियम बना सकती है। तो आर्टिकल 252 इसमें दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है। यदि 2 राज्य आपस में सहमति चाहते हैं, उनकी सहमति से ही केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 250। इसमें आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद के पास शक्ति होती है। अर्थात यदि कोई आपातकाल की स्थिति आ जाए तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। एक आर्टिकल है 249। इसमें दिया है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति होती है। अर्थात राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। अब आइए चलते हैं कि वे कौन से राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो वे हैं नीलम संजीव रेड्डी जी। नाम आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि यह सन 1969 में पहली बार चुनाव हार गए, लेकिन जब सन 1969 में चुनाव लड़े तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो प्रश्न यही पूछता है कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले कौन से राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी जी। अब आइए देखते हैं कि राज्य विधानमंडल में कोरम, अर्थात इसकी कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो विधानमंडल में कोटा पूरा करने के लिए कम से कम 10 सदस्य। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जिन राज्यों की विधानमंडल में सीटों की संख्या 60 या उससे अधिक है तो उनकी संख्या का 1/10वां हिस्सा सदस्य प्रस्तुत होने चाहिए, तभी जाकर विधानमंडल की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। और जिन राज्यों के विधानमंडल में सीटों की संख्या 60 से कम है उसमें कम से कम आगे की कार्रवाई बढ़ाने के लिए 10 सदस्य होने चाहिए। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण एशियाई देशों के 6 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले कौन प्रधानमंत्री थे। तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस पॉलिसी को लुक ईस्ट पॉलिसी कहा गया था। जब मोदी जी की सरकार आई है तो इसी पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा जाने लगा। दक्षिण एशियाई देशों में अपना विदेश नीति को समन्वय स्थापित करने के हेतु 6 सूत्री प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में बाद में जुड़ने वाली कौन कौन सी भाषाएं हैं। आपको ये पता होगा कि जब संविधान बना तो 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा थी, लेकिन उसमें विभिन्न संवैधानिक सुधार करते हुए और संविधान में संशोधन के फलस्वरूप 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें सबसे पहले जोड़े जाने वाली भाषा है 1967 में सिंधी, जिसको 21वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इसमें है 1992 में कोंकण मणिपुरी नेपाली, जिसको 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सन 2003 में 4 नई भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, आपको याद रखने का एक हम ट्रिक बता देते हैं कि 14 भाषाओं के बाद जो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई थी क्रम से, उनको किस प्रकार से लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। यदि आप नाम सुने होंगे महेंद्र सिंह धोनी का, तो MSD का बल्ला, अर्थात यम से मैथिली, एस से संथाली, डी से डोंगरी और बल्ला का बी से बोडो, अर्थात इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया।
अब हम आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों यदि आप प्रस्तावना को याद कर लेते हैं तो सबसे बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं सबसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा शब्द कितने बार रिपीट किया गया है। तो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यदि उसको प्रश्न में घुमाना होगा तो इस प्रकार से दे देता है कि धार्मिक न्याय, तो विकल्प में धार्मिक न्याय आ जाएगा, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? तो 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप याद रखेंगे कि प्रस्तावना में कुछ इस प्रकार शब्द हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अर्थात 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने के लिए अर्थात समानता 2 प्रकार की। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संबंधित 2016 के प्री परीक्षा में आए हुए इन प्रश्नों में मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल का मिलान करने के लिए दिया था। तो आपको भी पता होगा कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से संबंधित है, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अर्थात अनुच्छेद 22 से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से संबंधित, बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार का निषेध अर्थात मानव के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का निषेध किया गया आर्टिकल 23 में। इन सभी को मिलान करने के लिए दिया गया था। अब आइए देखते हैं कि नागरिकता, जो कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक आती है। नगर पालिका किससे संबंधित है? तो भाग 9A से। निर्वाचन भाग 15 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 11 में। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि नगर पालिका जो कि 9A में है और उसमें ग्राम पंचायत यदि आ जाए तो भाग 9 में है, जबकि सहकारी समितियां 9B में हैं। अब भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1956 में निरसित अर्थात हटा दिया गया था। एक स्टेटमेंट के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सन 1990 में की गई थी, जो कि आर्टिकल 263 के तहत। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष वर्तमान PM अर्थात उस समय के प्रधानमंत्री इसी के अध्यक्ष होते हैं। अब आइए देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के एक्ट से की गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अब आइए देखते हैं कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इस अनुसूची से संबंधित कौन कौन से तथ्य आते हैं। तो 7वीं अनुसूची से संबंधित है शक्तियों का पृथक्करण, यदि प्रश्न में दे दिया, या तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वितरण दे दिया तो इससे यह संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, जो कि 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है हमारे संविधान द्वारा। जब संविधान निर्माण हुआ तो 14 भाषाएं थी, लेकिन 8 भाषाओं को बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण दिया गया है, अर्थात 9वीं अनुसूची में यदि मान लीजिए सरकार द्वारा हाईवे बनाया जा रहा है और उसमें आपका घर आ जाए तो सरकार आपको कुछ कंसेशन देकर आपसे आपकी ज़मीन ले सकती है। इस प्रकार के कुछ नियम दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर निहरता, अर्थात यदि दल बदल से संबंधित आप कार्य करेंगे तो आपकी जो अर्हता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए होता है। अर्थात जो राज्य की कार्यपालिका है उसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून हैं और राज्य सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उसको किस प्रकार से पालन कराया जाए। ये स्टेटमेंट के तौर पर इसको हम याद रखेंगे। पिछली बार एग्जाम में यह आया था जो 2016 के प्री में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथ में और संघ की कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति के हाथ में। ये औपचारिक रूप प्रधान होते हैं। केंद्र में औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति एवं राज्य में औपचारिक प्रधान राज्यपाल, जबकि वास्तविक प्रधान केंद्र में प्रधानमंत्री तथा राज्य में मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे अगले प्रश्न। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इससे संबंधित 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 223 में है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, और 224 में है अपर और अन्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। स्टेटमेंट के तौर पर इन प्रश्नों का मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि भाग और उससे संबंधित तथ्य। संविधान में जो भाग 9 है उसमें ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। जैसा कि गांधी जी के विचार को आप सुनते होंगे, उनकी शुरू से यह मांग थी कि शक्तियों का पृथक्करण गांव स्तर अर्थात ग्रामीण स्तर पर लोगों के हाथ में होना चाहिए। भाग 9A में नगरपालिका से संबंधित है। भाग 9B में सहकारी समितियां हैं। भाग 14 में क्या है? अधिकरण, सहकारी समितियां जो कि सन 2011 में जोड़ी गई थी, और जो भाग 9A नगरपालिका है वह 1993 के 12वें अनुसूची में जोड़ा गया। आइए अब हम देखते हैं कि भारत परिषद, जिसको इंडिया काउंसिल कहते हैं, इसको समाप्त किसके तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। जबकि इंडिया काउंसिल की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो 1858 के अधिनियम से की गई थी। अब प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या था? तो इसमें 21 धाराएं और 10 अनुसूचियां, इसको हम अपने जानकारी के लिए एक्स्ट्रा तौर पर याद रख लेंगे। दोस्तों अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपको पता होगा कि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जितने भी थे कंपनी में लूट खसोट मचाए हुए थे। तो इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए और इन्हीं का सही से पालन कराने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत जो कंपनी के कार्यपालिका संबंधित और न्यायपालिका संबंधित कार्य थे उन सभी को पृथक कर दिया गया और न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश बनी थी एलिजा एम्पे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 2016 के मेंस में RO-ARO से संबंधित हैं। इसमें प्रश्न यही पूछा गया था कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, जो कि अनुच्छेद 239 से संबंधित है, और कुछ संघ राज्यों के लिए नियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति 240 आर्टिकल में वर्णित की गई है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था आर्टिकल 241 में की गई थी। इनसे संबंधित हम विभिन्न आर्टिकलों को ध्यान में रखेंगे। अब आइए देखते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। दोस्तों हम जानेंगे कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग से पहले योजना आयोग चलता था, जो कि हमारे आज़ादी के बाद से ही प्रारंभ हुआ था। योजना आयोग का कार्य था कि पंचवर्षीय योजनाओं को क्रम से चलाना और उसकी मैनेजमेंट का ध्यान देना। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च सन 1950 को। उसी के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में लाया गया था। अब नीति आयोग का गठन संघीय परिषद के द्वारा विशिष्ट प्रस्ताव के रूप में किया गया था। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। जो नीति आयोग है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका संविधान के किसी भाग और किसी भी आर्टिकल में वर्णित नहीं किया गया है। तो हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसा दे देता है कि इन निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्था है। उसमें दे देगा कि नीति आयोग है, वित्त आयोग है, कुछ इस प्रकार के अन्य विकल्प भी आ जाते हैं। तो नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। अब हम आइए देखते हैं कि संविधान संशोधन कब किए गए थे और किसमें संविधान संशोधन किस आर्टिकल में परिवर्तन किया गया था। तो जो 94वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है अर्थात संविधान संशोधन है, 2006 में आर्टिकल 164 में संशोधन करके लाया गया था। जो 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2009 में आर्टिकल 334 में संशोधन करके लाया गया था। 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में, जो कि 8वीं अनुसूची में संशोधन करके लाया गया था। 8वीं अनुसूची के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है।
103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में लाया गया था और अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था। अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, आर्टिकल 83 से क्या तात्पर्य है। आर्टिकल 83 में यह वर्णित किया गया है कि जो राज्यसभा है संसद का अस्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होती है। इसके जो भी सदस्य आएंगे उन सभी का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अर्थात राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग होती है। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है। तो वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और देश के जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और हम याद रखेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसमें भाग लेने वाले केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे वे लोकसभा के हों, चाहे वे राज्यसभा के, और चाहे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हों। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं, चाहे वे निर्वाचित किए गए हों लोगों के द्वारा और चाहे वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि 2017 के प्री में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें है आर्टिकल 14, इसका संबंध विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग समान रूप से एक हैं। आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, अर्थात किसी के साथ भी धर्म, जाति, वंश को आधार मानकर उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 का संबंध है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात जितने भी लोक नियोजन के कार्य सरकारी नौकरियों में होते हैं उन सभी में समान अवसर सभी को दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात इनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप छुआछूत को बढ़ावा नहीं देंगे। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। अब आइए देखते हैं कि आर्टिकल 170 किससे संबंधित है। तो यह विधानसभा की संरचना से संबंधित है। विधानसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 500, लेकिन मिनिमम सदस्यों की संख्या 60। इसमें कुछ अपवाद के रूप में आते हैं कि 60 से कम विधानसभा सीटों वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो गोवा है ऐसा राज्य जिसमें कि विधानसभा की सीटें 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं, मिजोरम में 40 हैं, पुडुचेरी में 30 हैं। अर्थात 60 से कम विधानसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं, गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी। अब हम याद रखेंगे दोस्तों कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था। तो 5 जनवरी सन 1966 को किया गया था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई बने थे। लेकिन उसके 1 साल बाद 1967 में अध्यक्ष बने थे हनुमंतया अध्यक्ष बने। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा नोट्स के रूप में याद रखेंगे। दोस्तों हम याद ये भी रखेंगे कि प्रथम प्रशासनिक आयोग ने ही सर्वप्रथम लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का प्रस्ताव दिया और द्वितीय प्रशासनिक आयोग 31 अगस्त 2005 को गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष वीरपल्ला मोइली को बनाया गया। ये सभी प्रश्न 2017 के प्री से संबंधित हैं, इसलिए आप ये मानकर चलिए कि इनमें से प्रश्न रिपीटेड होते हैं आरओ एआरओ की परीक्षा में, क्योंकि कई प्रश्न जो कि पिछली बार आरओ एआरओ की जितनी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई थी उन सभी में आए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल कब किया गया। तो 70वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ उसी में शामिल किया गया। आपको ये बात याद होगी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो उसमें केवल राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य ही भाग लिए थे, जबकि दिल्ली और पुडुचेरी जो कि यूटी में आते हैं अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, तो इनकी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। लेकिन जब 70वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया तो दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया था। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 243D इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है पंचायत प्रत्यक्ष निर्वाचन में भरे जाने वाले स्थानों में महिला आरक्षण, अर्थात पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन में 30% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ राज्यों में तो 50% करने की चर्चा चल रही है महिला आरक्षण को। अब 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है।
जो कि 1992 में लाया गया था। इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था को स्वशासन का दर्जा देना। आपको ये बात पता होगी कि गांधी जी का सपना था कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है वो ग्रामीण स्तर तक हर लोग के पास होना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 40 में भी पंचायत की बात की गई है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कई वर्षों तक पंचायतों का गठन नहीं किया गया था। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया तो इन पंचायतों को हमारे संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये भाग 9 की अनुसूची 11 में शामिल किया गया। अब देखेंगे कि भाग 9 में ही 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में ही शहरों में स्वशासन अर्थात शहरों में भी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि इसके तहत अनुसूची 12 को जोड़ी गई। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बड़े पैमाने पर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा है और पूछता आ रहा है और लड़के इसमें गलती करते भी हैं। इसलिए आपको नहीं करनी है, आपको 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची क्रम से याद रखना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों में है और 12वीं अनुसूची शहरों में स्थानीय स्वशासन अर्थात शहरों में पंचायतें लाई गई थी। अब आइए देखते हैं कुछ संस्थाएं हैं जिसकी स्थापना वर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो है पहली संस्था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस समय तो आप CBI के बारे में सुने होंगे कि कई जगह CBI का छापा पड़ा, ED का छापा पड़ा। तो CBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। याद रखने का ट्रिक ये है कि CBI की 1963 में और CVC अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो कि 1988 में लाए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो CBI और CVC के पहले 1956 में ED की स्थापना हो चुकी थी। ED के छापे आजकल हमेशा पड़ रहे हैं। आप जहां देखेंगे कि ED ने इस जगह छापा मारा, इस नेता के ऊपर मारा। अब आइए देखते हैं कि 2017 में मेंस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं RO ARO में। तो पंचायती राज अर्थात ग्राम स्वराज किसका सपना था? मैंने तो आपको पहले बताया कि ये महात्मा गांधी का सपना था, जो कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नीति निर्देशक तत्वों DPSP से। अब आइए देखते हैं कि समिति और वर्ष। विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की गई जो कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने से संबंधित थी। संविधान बनने के 40 साल बाद तक हमारे गांव में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई। तो BR समिति अर्थात बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई। अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगन समिति 1988 में। इसमें कन्फ्यूजन वाले 2 पॉइंट आते हैं कि GVK और LM सिंघवी 1985 में आई और 1986, इनमें से कौन पहले आया? तो आप लोग याद रखेंगे कि G और L अर्थात L से पहले G आता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा विधानसभा को निर्वाचित करने का वयस्क मताधिकार अर्थात लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचित करने वाले वयस्क का जो मताधिकार का प्रयोग है उसका वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 326 अर्थात निर्वाचन भाग 15 में आता है। अब आर्टिकल 326 में संशोधन कब किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय 1989 में किया गया था। इस संविधान संशोधन करने से ये फायदा हुआ कि पहले जिनकी आयु 21 वर्ष थी उनकी आयु 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष वाले व्यक्ति भी अपना मतदान कर सकते थे। अब आइए देखते हैं कि 323 आर्टिकल किससे संबंधित है? तो लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन से संबंधित है। आर्टिकल 324 किससे है? तो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना अर्थात निर्वाचन के जितने भी प्रोसीजर आएंगे ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आएंगे। वही इसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा करने का और निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रखने की जिम्मेदारी उसी की होगी आर्टिकल 324 में। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। विधान परिषद गैर धन विधेयकों को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने पर कितने समय तक रोक सकती है? तो अधिकतर 3 महीने तक रोक सकती है।
अर्थात विधान परिषद जो होती है विधानसभा से गैर धन विधेयकों अर्थात धन विधेयकों के अतिरिक्त जो विधेयक आएंगे तो उसको कितने समय तक रोक सकती है? 3 महीने तक। यदि सिफारिश किया जाए, इसकी सिफारिश हो 1 महीना लेट हो, तब कितने समय तक? अधिकतम तो मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकती है। अब धन विधेयक को कितने समय तक? 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि धन विधेयक राज्यसभा के पास आता है तो राज्यसभा केवल इसमें संशोधन या कुछ करने का प्रस्ताव या सुझाव दे सकती है, उसमें कुछ कर नहीं सकती। अब ये बात डिपेंड करती है कि लोकसभा उस विधेयक पर कुछ संशोधन करती है कि नहीं करती है। आइए देखते हैं कि आंतरिक जो अशांति है, आंतरिक अशांति आपातकाल का उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकती। यह बात किस में कही गई थी? तो 44वां संविधान संशोधन में 1978 में। आपको पता होगा कि सन 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देकर आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय। लेकिन जब उसमें 1978 में संशोधन हुआ तो संसद ने ये माना कि जो आंतरिक अशांति है यह आपातकाल का आधार नहीं हो सकती है, इसलिए आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह को दिया गया, यह शब्द को शामिल किया गया 1978 में। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ इस प्रकार से पूछता है कि आंतरिक अशांति के जगह पर किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह को लाया गया था? तो संविधान संशोधन है 1978। अब आइए देखते हैं कि आपातकाल जो कि भाग 18 से संबंधित है और इसको जर्मनी के देश से लिया गया है। तो आर्टिकल 352 में युद्ध या बाह्य आक्रमण होने पर या सशस्त्र विद्रोह होने पर आपातकाल लागू होगा। या तो राष्ट्रपति शासन अर्थात कि 356 में राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? जब संवैधानिक विफलता अर्थात राज्यों में जो संविधान के नियम है उसको तार कर दिया जाए, तब राज्यपाल राष्ट्रपति के पास यह अधिसूचित करता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आर्टिकल 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से, अर्थात वित्त की विफलता पर आपातकाल लगता है। अब संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल है 72 का 2। अर्थात यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, लेकिन यह प्रधानमंत्री से एक सलाह लेता है। पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में यह कार्यवाही चलती रहती है। यदि प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति से कि इस मंत्री को हटाना है, अर्थात सलाह देगा, तभी राष्ट्रपति उस मंत्री को हटा सकते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। यह आर्टिकल 75 के 3 में वर्णित है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी सरकार या मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तो सामूहिक रूप से उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकती है, अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब पंचायत किस भाग में है? तो पंचायत भाग 9 में है और इसको 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में लाया गया था। नगर पालिका का संबंध है भाग 9 के क से, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही लाया गया, जिसका संबंध अनुसूची 12 से है। सहकारी समितियां जो कि भाग 9 ख में, इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 में लाया गया था। ये प्रश्न बार बार घूम घूम कर आपको ये एहसास दिलाते हैं कि इनका रिपीटिशन हर परीक्षा में होता है। अब अधिकरण है तो इसको भाग 14 क में 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। आइए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? यह प्रश्न पूछा था ARO में 2016 में, जो कि निरस्त हो गई थी। तो इसको 58वां संविधान संशोधन 1987 में अधिकृत किया गया था। इसके तहत भाग 22 में संक्षिप्त नाम व अनुच्छेद 397 को भी जोड़ा गया था, अर्थात संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम को भी जोड़ा गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि 2014 के ARO में कौन कौन से प्रश्न आए थे। इसमें दिया है कि नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। यह आर्टिकल 2 में दिया गया है, जो कि भाग 1 का हिस्सा है। राज्यसभा धन विधेयक पर कितने दिन के अंदर अपनी संस्तुति दे सकती है? तो 14 दिनों के अंदर अपनी संस्तुति दे सकती है। अर्थात यदि राज्यसभा केवल सिफारिश करती है लोकसभा से उस विधेयक पर कि कुछ संशोधन करना हो या इसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो कर सकती है, लेकिन ये बात लोकसभा के ऊपर डिपेंड है कि वो करती है कि नहीं। यदि नहीं करती है फिर भी 14 दिनों के अंदर वह पारित हो जाता है। आर्टिकल 2 का संबंध किससे है? तो भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी नए देश अर्थात बांग्लादेश से कोई 2, 4, 5 गांव अपने भारत में मिलाने हो तो इस पर कौन सिग्नेचर करेगा या इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? तो यह शक्ति संसद के पास होती है। आर्टिकल 3 का संबंध किससे है? तो नए राज्यों का निर्माण, सीमा या नाम में परिवर्तन, अर्थात 2 राज्यों 3 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, उनकी सीमा में परिवर्तन करना,
इत्यादि प्रकार के कार्य को आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि 2 जून सन 2014 को तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से नया राज्य बनाया गया था, तो यह आर्टिकल 3 के तहत किया गया था। अब आइए देखते हैं कि महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति की। यह किसके अंतर्गत आता है CAG? तो आर्टिकल 148 के। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था, अर्थात गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाला प्रथम साम्यवादी राज्य कौन सा था? तो केरल था। इसके CM कौन बने थे उस समय? तो EMS नंबूदरी थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 11 है। आपको पता होगा कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 कैसे हो गए? तो 11वां मूल कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A अर्थात भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में वर्णित है। मूल कर्तव्य आपको पता होंगे कि यह अपने देश के धरोहर, स्मारकों, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्रध्वज का सम्मान इत्यादि करने से संबंधित है। अब आइए चलते हैं संसद की समितियों से। तो पहली समिति है लोक लेखा समिति। इसमें प्रश्न इस प्रकार से कुछ पूछता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हम याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से संबंधित होते हैं। इस समिति का कार्य क्या होता है? जब CAG की रिपोर्ट संसद में आती है तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए यह समिति बनाई जाती है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है। तो इस समिति का कार्य यह होता है कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कितना एक्सपेंसिव अर्थात कितना खर्च किया जा रहा है किस डिपार्टमेंट में, उसकी समीक्षा करना। ये देखते हैं कि दोस्तों की अगला प्रश्न है कि राज्य की आकस्मिक निधि के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो राज्य की विधानमंडल। अर्थात राज्य में यदि निधि अर्थात पैसे की कमी हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार राज्य विधानमंडल को। हम जानते हैं कि राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। इसका वर्णन 267 आर्टिकल में किया गया है। अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अर्थात जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है इसके कार्य को किसके अनुमोदन के फलस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाएगा? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन। राष्ट्रपति ही अनुमोदन करके राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग के कार्य में परिवर्तित कर सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको इस जानकारी के माध्यम से आने वाली परीक्षा में हेल्प जरूर मिलेगी। धन्यवाद।